नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। 2003 से लेकर दिए जाएं तो बीजेपी की सरकार रही है मध्य प्रदेश के अंदर। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर है इस बार चुनाव में? दूसरी तरफ कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव खेला है, बहुत सारी घोषणाएं हैं। इनका क्या जवाब बीजेपी के पास है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी हैं, जो नरसिंहपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो मेरा सबसे पहले और सीधा सवाल प्रहलाद जी यही है, इस बार बीजेपी कितनी सीट जीत रही है? आप कह तो रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से आ रहे हैं, कितनी सीट, कोई आंकड़ा आप देना चाहेंगे? 2003 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव था जब हमने दिग्विजय सिंह को बंटा ढार कहकर उनसे सत्ता हाथ में ली थी, और उस समय का जो परिणाम था वो बहुत बेहतरीन परिणाम था। मैं 2023 में उसके दोहराने का संकेत देखता हूँ। कोई आंकड़ा भी दीजिए ना साथ में, कितनी सीटें? मुझे लगता है कि मैं इस उसमें नहीं पड़ता हूँ कभी। मैं 2003 में भी लीड कर रहा था चुनाव को, तब भी मैंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन हम विजन के साथ आगे जाते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी 2008, 2013 हम लगातार सरकार में रिपीट होते रहे। उसके बाद में 2017-18 में ये संकट आया जब हम बहुत वोट ज़्यादा थी लेकिन हमारे पास में सीट कम थी, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण था, कोई इनकम्पेंसी में नहीं मानता, लेकिन जो कर्जा माफ़ी की बात कांग्रेस ने की थी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस हमेशा लालच की राजनीति करती है और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। हम लोग जब नौजवान थे तब लोग प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स कहते थे, और इसका काउंटर ढूंढने के लिए हमको परिश्रम ही करना पड़ता था। लेकिन चूंकि आज हम सरकार में हैं, तो ये कांग्रेस का चरित्र है कि वो आश्वासन देती है लेकिन पूरे नहीं करती है। आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जाति के नाम पर देश में आग लगाती है, लेकिन राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है? आप देखिए, ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 42%। तो उनको ये रिकॉर्ड होना चाहिए, उनको इतिहास उनको अपने पलट कर देखना चाहिए। इतने लंबे 75 साल की आज़ादी में आपने किसी पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया? सरदार पटेल जी की मैं बात करूंगा तो फिर अभी उलट बात जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति की बात नहीं की। लेकिन मोदी जी क्या है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रदेश में आपने कहा कि हम पिछड़े सबसे ज़्यादा है, हमारी हैट्रिक है, 3 मुख्यमंत्री हमारे हैं, तीनों पिछड़े हैं। इन 18.5 साल में तीनों मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े हैं। आपने क्या किया? आपने सुभाष यादव को ख़त्म किया, आपने शिवभानु सिंह सोलंकी जो ट्राइबल लीडर थे उनको ख़त्म किया। अवसर आए, ऐसा नहीं कि लीडर नहीं थे, आपने उनको बनने नहीं दिया। ये आपका इतिहास है। और जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो राहुल गांधी जरा अपनी तो जात बताएं। पूरे देश में आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? काय का गड़ा, काय का पिछड़ा? हम नेतृत्व भारने में विश्वास करते हैं। मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, लेकिन मुझे ये कहने का आज भी साहस है। मैं 28.5 साल में सांसद बनकर, 89 में सांसद बनकर आया था, तब तो मंडल कमीशन की आंधी थी, और मेरा आखिरी इंटरव्यू थी दूरदर्शन पर उस समय था, और उसके बाद सरकार गिर गई। लेकिन मैंने तब कहा था कि मैं पिछड़ा नहीं हूँ, मेरी जाति पिछड़ी है। हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए ताकि ये बंटवारे ना हो। साथ में जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब मैंने कहा था अगर मेरे बच्चे हुए तो मैं उनको भी नहीं लेने दूंगा। वो पीढ़ी भी पढ़कर निकल गई, मैंने उनको सर्टिफिकेट नहीं लेने दिया। मुझे लगता है इस आत्मविश्वास के साथ चलने में दिक्कत क्या है? हाँ, कोई पिछड़ा हो सकता है, आप उसको मदद करिए, वो ज़रूरतमंद है तो उसको अवसर मिलने चाहिए, उसको अधिकार भी मिलने चाहिए। वो अधिकार आपने नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक दर्जा 70 साल तक नहीं मिला, दिया तो मोदी सरकार ने दिया। तो जो बातें आज कही जा रही हैं इनकी मंशा पर शक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, राहुल गांधी अपना धर्म और जाति बताने में कतराते हैं और दूसरी तरफ ये आग लगाते हैं। क्या ये न्याय है? क्या सही है? एक दिलचस्प बात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। टिकट मिलने से तो नेता खुश होते हैं, लेकिन इस बार टिकट मिलने के बाद जिसको टिकट मिला हर कोई मायूस है। कैलाश विजयवर्गीय भी मायूस हैं, आप भी मायूस हैं क्या? नहीं, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं राज्य के और केंद्र के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे साथ 2-3 आनंद के विषय हैं। मैं जहां से मुझे टिकट दिया गया वो मेरे अनुज जालम सिंह जी वहां से विधायक हैं, 4 चुनाव वो लड़ चुके हैं, और जिस ढंग से उनने मुझे वहाँ बुलाया, तो जो राजनीति की गिरावट है कि हम टिकट के लिए माँ बेटे, बाप बेटे, भाई भाई लड़ते रहते हैं, वो ऐसे मेरे परिवार के संस्कार थे
कि उनने मुझे जबरन लाकर वहाँ पर लड़ाया। तो ये राजनीति की मिसालें हैं। तो चाहे वो पिछड़ी राजनीति की चर्चा हो, चाहे वो पद की लोलुपता की बात हो, या टिकटों पर मारामारी की बात हो, हमने तीनों बातों को सिरे से खारिज किया और हम अपने सैद्धांतिक रास्ते पर चल रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये टिप्पणी नहीं, हाँ टिप्पणी कांग्रेस पर जरूर करूँगा कि लिस्ट निकालने का दावा करते थे कमलनाथ 6 महीने पहले निकालेंगे, 30-32 दिन पहले निकाली, पूरे राज्य में आग लग गई। छोटे कार्यकर्ताओं को या कोई सांसद या विधायक आपत्ति करे समझ में आता है, लेकिन खुद प्रदेश का अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं कि साहब जाके दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो, और बाद में फिर वो कह रहे हैं कि भाई मन और मेहनत एक साथ नहीं होगी तो ईश्वर मदद नहीं करेगा। ये तो उनको एहसास है इस बात का। आपने 4 जगह से चुनाव लड़े हैं और चारों बार हुआ यह है कि आपको 1 महीने पहले बताया गया है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि 1 महीने पहले आपको पता चला है। तो मतलब क्या लगता है, बीजेपी मानती है कि प्रहलाद पटेल जी आएंगे और धोनी की तरह फटाफट चौके छक्के लगाकर फंसा हुआ मैच निकाल देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अगर नरसिंहपुर से नहीं भी लड़ता तो भी हम चारों सीट जीतते। वहाँ पार्टी का काम है, मेरे जो जलन सिंह जी हैं उनका जो संपर्क है, तो मुझे लगता है कि पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। व्यक्ति के नाते आप उम्मीदवार होते हैं, आपके बातचीत से, आपके प्रयासों से, आपके परिश्रम से कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन ज़मीन तैयार है। जहाँ पर मैं चुनाव लड़ा हूँ वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई कार्यकर्ता के तौर पर जो मैंने वहाँ काम किया है, इसके अलावा मेरा कोई कुछ वहाँ नहीं था। चाहे वो सिवनी हो, सिवनी में तो चलो गोटेगांव आता था, लेकिन बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, कोई ये कह नहीं सकता कि प्रहलाद पटेल का एक रिश्तेदार वहाँ पर है। आप कहते हैं कि कमलनाथ का जो छिंदवाड़ा मॉडल है वो भ्रष्टाचार और दलाली से भरा हुआ है, ऐसा आपने क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है? मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय तक मेरे एक मित्र थे, मेरे सीनियर थे, एडवोकेट सिकरवार जी, अब वो दुनिया में नहीं है। इनकी जनसंपर्क निधि और सांसद निधि के भ्रष्टाचार को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा राज्य सरकार को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हमारा दुर्भाग्य था। अन्यथा ये सरकारी धन को कैसे अपने लोगों के बीच में बांटते हैं और कैसे अपना बनाते हैं, इसका मॉडल अगर है तो छिंदवाड़ा मॉडल है। आप उनके सांसद रहते हुए जितने लंबे कार्यकाल में आप एक स्थायी निर्माण बता दीजिए। हाँ, उस मुकदमे, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये कुछ चेते तो आपको उसके बाद के निर्माण का 2 मिल सकते हैं, उसके पहले एक भी स्थायी निर्माण नहीं मिलेगा सांसद निधि का, कमलनाथ के पैसे का। तो ये प्रमाण है। फिर दूसरा, मैंने जब आरोप लगाया, अभी जब ये मुख्यमंत्री थे, इनने अपनी एक चहेती कंपनी को 550 करोड़ रुपए एडवांस में दिया कन्हान प्रोजेक्ट के तहत। ये सच्चाई का मामला था, किसान से जुड़ा मामला था। एक ईंट नहीं रखी गई, उसकी जांच हुई, बाकी सब कुछ हुआ। मैंने कहा तो ना तो कांग्रेस ने जवाब दिया ना कमलनाथ जी ने जवाब दिया। इस आधार पर कह रहा हूं, मैंने आज तक कभी किसी पे झूठे आरोप नहीं लगाए। 3 केंद्रीय मंत्री समेत कुल 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी के मैदान में हैं। आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? ये क्या रणनीति है इस बार? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ। शिवराज जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी और मैं, हम 4 लोग एक टीम के हिस्से थे जब हम युवा मोर्चे में काम करते थे। और चारों अब क्या मुख्यमंत्री के चेहरे? नहीं, मुझे लगता है कि वही मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ कुछ केंद्र में मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा में है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम अलग कहाँ से हो गए? टीम थी, टीम काम कर रही है। 18 साल से ज़्यादा का लगातार सरकार चलाने का हमारा अनुभव है मध्य प्रदेश का। बेहतर तरीके से अगर हमें देश के विकास में योगदान करना है तो मध्य प्रदेश को तेज गति के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जो पहचान है वो सुंदर राज्य है, संसाधन वाला राज्य है और संभावनाओं वाला राज्य है। और दूसरी चौथी जो महत्वपूर्ण बात होती है किसी विकास के लिए कि वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है और शांति की गारंटी है। तो चाहे उद्योगपति हो, चाहे आम नौकरी करने वाला हो, मुझे लगता है आप भी जाती होंगी मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों में भी जाती। मैं तुलना नहीं कर रहा कि कोई ऐसी तुलना होनी चाहिए, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ जो बातें मैंने कही हैं वो अन्य राज्यों में नहीं मिलेंगी जो मध्य प्रदेश में मिलेंगी। आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पहली लिस्ट आने के बाद सर्फ टव्वल जैसे हालात हैं, लेकिन बीजेपी ने भी कई सिटिंग एमएलएस का टिकट काट दिया है। आपको लग रहा है विरोध के स्वर वहां से भी उठ रहे हैं, पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है हमारे यहाँ तो सिस्टम बिल्कुल साफ है। अगर मैं हूँ, मुझे कहा यहाँ पर चुनाव लड़ जाओ, यहाँ चले जाओ, हमें कार्यकर्ता के नाते विचार के लिए काम करना है। हम विधायक और सांसद बनेंगे या नहीं बनेंगे महत्वपूर्ण नहीं है। और जो लोग ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से के साथ कहूँगा कि हमको विचार के बारे में सोचना होगा।
कांग्रेस भी चुटकी ले रही है और वो कह रही है कि बताइए बीजेपी में सीएम का चेहरा कौन है। बहुत से चेहरे इस बार हो गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम लिया जा रहा है, आपका नाम लिया जा रहा है, और कैलाश विजयवर्गीय तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं केवल विधायक बनने थोड़ी आया हूं। और फग्गन सिंह कुलस्ते, उनके समर्थकों ने तो सीएम का चेहरा हटा के पोस्टर पे उनका चेहरा लगा दिया। मुझे लगता है कि तुलना हमारे लोगों में आपस में मत करिए, कांग्रेस से करिए। हमारे किसी भी जितने नाम आप ले रही हैं, आप दिग्विजय सिंह जी से तुलना करिए, ये भारी पड़ेंगे। आप कमलनाथ जी से तुलना करिए, भारी पड़ेंगे। लेकिन मेरा उन पर आरोप है, ये 2003 के पहले का थका हुआ नेतृत्व है, जो बेदाग नहीं, जो मैंने पहले कहा, कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों। हम तो दूसरी पंक्ति के नेता हैं जिनके आप नाम ले रही हो, तीसरी पंक्ति भी तैयार है, कांग्रेस के पास कहाँ है? तो हमारी चिंता ना करें, मतलब आपके पास तो नेतृत्व ही नहीं है, ये मेरा आरोप है। कई सिटिंग विधायकों के टिकट कट गए हैं, विरोध के स्वर आपकी तरफ से भी हैं। कुछ इलाकों की अगर हम बात करें, मालवा पर भी हम आएंगे, लेकिन बुंदेलखंड की मैं पहले बात कर लेती हूँ। वहां पर बीजेपी को बहुत जोर आजमाइश करनी पड़ रही है, उसका क्या कारण है? समाजवादी पार्टी भी इस बार मैदान में है और वो भी बुंदेलखंड और आसपास ओबीसी और यादव वोट बैंकों पर अपनी नजर रखती है। मुझे लगता है कोई भी आ जाए, हमारा पिछले बार बुंदेलखंड में परफॉर्मेंस अच्छा था, इस बार भी उससे बेहतर ही होगा, ये बात आप मान कर चले। उसका कारण भी है, सिंचाई का जितना रकबा बुंदेलखंड में भाजपा सरकार के तो समय बढ़ा है, जल जीवन मिशन की सफलता जिस प्रकार से बुंदेलखंड में परवान चढ़ी है, कैन बेतवा लिंक के बाद में आने वाले बुंदेलखंड का, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, जो भविष्य बनेगा, क्योंकि अगर किसी बात के लिए बुंदेलखंड बदनाम था तो पानी की कमी के कारण था, और उसको भी मैं मैनमेड मानता हूँ, भगवान की तरफ से मैं कोई गलती नहीं मानता, प्रबंधन की कमी ही थी जिसके कारण ये सारी परिस्थितियाँ बनती थी। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे पीने का पानी हो, इस मामले में जो ऊंचाइयाँ बुंदेलखंड ने हासिल की हैं वो इसके पहले कभी ना हो सकती हैं और ना हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान जो अभी मुख्यमंत्री हैं, कहा जा रहा है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये फैक्टर है जो काम कर रहा है। आपको लगता है इससे नुकसान होगा पार्टी को? मैं इसका कांग्रेस परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हम जिन 4 लोगों के आपने नाम लिए, मैंने लिए, हम सब में लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान, ये मेरी निजी राय है। लेकिन आप फिर भी इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी दे बतौर सीएम या आपको चुने तो आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है इसका जवाब देना भी नहीं चाहिए। इसका जो काम निर्णय पार्टी को करना है उस पर हम अटकलबाजी में क्यों पड़े? अच्छा, उमा भारती एक वक्त बहुत करीबी थी आपके, लेकिन अब वही पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? नुकसान होगा? चुनाव चल रहे हैं। नहीं, मुझे कोई नुकसान की संभावना नहीं लगती है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप खुले मन से कह रहे हैं कि वो कहीं और से चुनाव नहीं लड़ सकते। जब किसी ने मुझे पूछा कि उन्होंने आपको पलायन सिंह कहा है, तो मैंने कहा मैं तुमके खिलाफ भी लड़ चुका हूँ, वो लड़ लें हमारे खिलाफ आकर नरसिंहपुर में। छिंदवाड़ा के नेता अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये नकली हिंदू हैं, ये अभी तात्कालिक चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि वो छिंदवाड़ा के बाहर कतई हिंदू नहीं है, बाहर कहीं हिंदू की बात नहीं करते हैं, वो छिंदवाड़ा में करते हैं, क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा में वो निश्चित हारेंगे। मैं आपको बता दूं कि 7 सीटें हैं, 2003 में उस समय 8 थी, परिसीमन में ये 7 हो गई हैं, तो हमने 8 की 8 जीती थी। इस बार हम 7 की 7 जीतेंगे। ये प्रहलाद पटेल की चुनौती है कमलनाथ जी को। वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात चल रही है देश के अंदर, और हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी वैसे ही बढ़े, संगठन में बढ़े, टिकट उनको ज्यादा मिले। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले ही कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है। हम सिर्फ बराबर का दर्जा नहीं चाहते। हम 2000 साल पहले जब हम गुलाम नहीं थे, तो जो हमारा स्थान था मातृशक्ति का, वो हमसे ऊपर था। ये कहने में मुझे गर्व होता है। नवरात्रि चल रही है, ये भगवती की उपासना का समय है, और इसलिए इस समय हमें इन बातों को ही पुनर्स्थापित करना कि उनका स्थान हमसे ऊपर है। वो हमको जन्म देने वाली ताकत है, वो सामर्थ्य है, और इसलिए हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। ये तो सीढ़ियाँ हैं। जैसे स्वच्छता में हमने खुले में शौच को सीढ़ी माना और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया है, ये महिला सशक्तिकरण की सीढ़ियाँ हैं। जब तक उसका स्थान सर्वोच्च नहीं होगा, तब तक हमारा विचार और हमारा संगठन काम करता रहेगा। कुछ और चेहरों की बात कर लेते हैं। आपको लगता है इस बार चुनाव में क्या सिंधिया फैक्टर काम करेगा? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल जो है वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इस बार उनकी पार्टी बदल गई। भाजपा फैक्टर और विकास का फैक्टर ही काम करेगा, मोदी जी का नेतृत्व काम करेगा, अन्य कोई फैक्टर नहीं है। और अब ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम लोगों को आपस में
तुलना मत करिए। हमारी तुलना करना है तो कांग्रेस के जिस नेता से करना हो तो कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ सिंधिया जी की तुलना कमलनाथ जी से हो जाए, हमें आपत्ति नहीं है। सिंधिया जी की तुलना दिग्विजय सिंह जी से हो जाए, हमें आपत्ति नहीं है। ये तुलना हम लोगों में मत करिए, सामने वाले से करिए, हम खुश हैं। मालवा निमाड़ की 66 सीटों को लेकर इस बार कांग्रेस कहा जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त तैयारी की है, उसने अपना होमवर्क किया है। क्या लगता है इसको फायदा होगा कांग्रेस को? क्योंकि जो मालवा निमाड़ बेहतर प्रदर्शन करता है, कहा जाता है कि सरकार उसी की बनती मध्य प्रदेश में। निमाड़ और मालवा हमारे साथ था, है और रहेगा। इनके लाख ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा ना कि बिना चुनाव लड़े कोई अपने आप को विजेता घोषित कर दे। तो जब मैंने रामायण पढ़ी है तो एक तो रावण का नाम सुना है, दूसरा कमलनाथ जी को सुनता हूँ। अरे भाई चुनाव है, 17 तारीख को मतदान है, 3 को फैसला होगा, उसके पहले ही आप डींगे मारने लगे, ये नहीं हो सकता ना। बिना चुनाव लड़े आप लोकतंत्र का अपमान वो ना करें तो अच्छा है। लोकतंत्र में जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता फैसला करेगी। मेरे चिल्लाने से जीत अंकित नहीं होगी। मैं अपना विश्वास प्रकट कर सकता हूँ, दावा नहीं कर सकता। एक और सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ, आपने अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, आप केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन पार्टी आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है। तो इसमें तो मैं खुश हूँ, पार्टी को मैंने धन्यवाद दिया है और मैं अपने घर वापस गया हूँ, जन्मभूमि में, कर्मभूमि में। जिन लोगों ने मेरे साथ दशकों तक संघर्ष किया, वो बहुत अन्याय हुआ है मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं पर, शायद हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कमलनाथ ग्रुप अलग है, दिग्विजय सिंह का ग्रुप अलग है, इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं, हम कह कहाँ रहे हैं। कल 24 घंटे से आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, विजुअल देख रहे हैं, वॉइस रिगार्डिंग ट्वीट पढ़ रहे हैं। तो हानि लाभ बंटवारे के आधार पर हम कोशिश नहीं करते हैं। मालूम है कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस के पास में ना तो विचार है, ना नेता है और ना विकास का कोई मॉडल है। इसलिए वो झूठ के सहारे जाते हैं या भ्रम फैलाने के सहारे जाते हैं या लालच की बात करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ गई थी, आपको लग रहा है कि इस बार आप बड़ी जीत दर्ज करेंगे? कितनी सीटें आएंगी, क्या रणनीति हो? जनता को उस भूल का एहसास है। वोट हमारे ज्यादा थे, सीट हमारी कम थी। और बात की जो परिस्थितियां बनी हैं वो परिस्थितियां लोगों ने देखी हैं, उनके 1.5 साल के कार्यकाल की लूट देखी है। कमलनाथ ऐसे आदमी हैं जो अपने कमरे से बाहर नहीं गए मुख्यमंत्री के तौर पर। कमलनाथ ऐसे आदमी हैं जो अध्यक्ष हैं 6 साल से, वो किसी जिले में नहीं गए बैठक लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा नेतृत्व ये प्रदेश की जनता देख रही है और इस बात का एहसास हम प्रदेश की जनता को करा के ही रहेंगे। पत्रकारों के लिए अलग से हमें पता चला है कि उन्होंने घोषणा कर दी है, मुझे लगता है लड़कियों के लिए अलग से फ्रीबीज जो है वो इस बार तो आप लोग भी हैं, कहा जा रहा है कि जिस फ्रीबीज का आप विरोध करते थे अब आप भी जनता को उसी की सौगात देने जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी कार्य योजना में हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि हम थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार हैं और इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। हमारी योजना लालच के आधार पर नहीं होती। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ उसमें शौचालय भी आता है और जल जीवन मिशन का पानी भी है। WHO से हमने थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया, आपके UN ने उसका असेसमेंट किया। उन्होंने कहा कि 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतें बचेंगी और 8 लाख करोड़ इलाज का पैसा बचेगा। ये थर्ड पार्टी असेसमेंट है। इम्पैक्ट असेसमेंट इस बात का, अगर पानी घर तक पहुंचेगा तो समय भी महिलाओं का बचेगा, स्वास्थ्य भी उनका ठीक होगा। और जो बात मैंने इम्पैक्ट असेसमेंट की आपको बताई है या थर्ड पार्टी असेसमेंट की, ये इसका फायदा होगा। शौचालय में जो परिस्थितियाँ इस देश के भीतर देखी हैं लोगों ने, वो शर्मनाक थी, अपमानजनक थी। तो मुझे लगता है वो सिर्फ सम्मान बचाने भर की बात नहीं है, वो स्वास्थ्य से जुड़ी भी बात है, समय से जुड़ी बात भी है। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन मॉडल है, ये लालच नहीं है। तो चाहे वो उज्ज्वला गैस हो या हमारा प्रधानमंत्री आवास हो, ये आयुष्मान कार्ड, ये एक छोटी सी बीमारी आदमी के पूरे परिवार को खत्म कर देती थी संपत्ति से। आदमी तो जाता ही था, साथ में परिवार भी नष्ट होता था। ये चीज़ें हैं जो हमें संबल देना पड़ेगा ज़रूरतमंद को, ये लालच नहीं है। लेकिन जब आप बाकी चीज़ें करते हो जिसका कोई आधार नहीं होता, वो लालच है। महिलाओं पर बहुत बड़ा दाम आप लोगों ने चला है, चाहे वो स्कूटी की बात हो या फिर अलग अलग योजनाओं में हर महीने पैसा ट्रांसफर महिलाओं और लड़कियों के अकाउंट में हो रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि ये भी तो एक लालच है और आप कह रहे हैं कि हम लालच की राजनीति नहीं करते। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप जिस परिवार से आती होंगी, लेकिन आज भी बताइए कि पढ़ा लिखा परिवार भी बेटे और बेटी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है या नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश आप ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसी जगह पर जाइए, जबकि ये बात ट्राइबल में नहीं है। ये फर्क करना पड़ेगा कि ट्राइबल में ये परिस्थिति नहीं है, लेकिन जो मध्यवर्गीय समाज है, जो बाकी जातियां हैं, उनमें ये सच्चाई है
कि वो बच्चियों के साथ अगर गाड़ी देनी है तो बेटे को मिलेगी, बेटी को नहीं मिलेगी। क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर आपने इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया और उसने टैलेंट अपना प्रूव कर दिया है बच्चियों ने, आप प्रशासनिक क्षेत्रों में जितने सीईओज हैं, जितने भी हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसकी टॉप की लिस्ट है, उसमें कौन है? और उसके बावजूद भी अगर आपके मन में ये बात है कि उसको हम सुविधा देना नहीं चाहते, तो एक बार वन टाइम अगर आप एक करके उसको बूस्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लालच है। कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है, केंद्र स्तर पे भी उठाती है, राज्य स्तर पर भी उठाती है, इसके लिए आपका क्या जवाब है? देखिए, महंगाई का मुद्दा उठाती है। पूरी दुनिया में जो इस समय उथल पुथल है, महंगाई पूरी दुनिया में जितनी है उसकी तुलना में भारत श्रेष्ठ है, ये तो दुनिया मानती है, ये माने या ना माने, बाकी जो मर्जी आया कहे। बेरोजगारी के मामले में हमारे पास अवसर हैं, हम दुनिया में हमारा जो टैलेंट है वो जाएगा और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। स्वावलंबन की अगर हम बात करते हैं तो हम गांधी को सिर्फ गांधी के तौर पर नहीं मानते हैं, हम उनकी नीतियों को मानते हैं। यदि आप आत्मनिर्भरता की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये बात मानकर चलिए, पीढ़ी को हम बेहतर जीवन नहीं दे सकते हैं। और इसलिए नशे से बचाना ये हमारा सब सामाजिक काम नहीं है, हमारी अगली पीढ़ी की सामर्थ्य को घटने नहीं देना, इसलिए हमें इस पर काम करना चाहिए। आत्मनिर्भरता इसलिए कि जो पुरुषार्थी लोग हैं, जो उनको मदद की जरूरत है, उनको मदद करनी चाहिए। ये लालच नहीं है, क्योंकि हमें खड़े होने के लिए परिवार के पास अगर सामर्थ्य नहीं है तो बस सरकार या समाज दे, समाज देने की स्थिति में नहीं है तो सरकार दे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें फोकस ही करना चाहिए और चर्चा भी करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि बेरोजगारी पर जितनी चर्चा हो वो बेहतर होगी, क्योंकि खाली चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अब कोई करना नहीं चाहता, आप उसको पैसे दोगे तो बैंक वाला उसको पैसा क्यों देगा? तो उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, तब सरकार गारंटी लेती है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी हमारे जहन में हमेशा रही है कि हाथ को काम मिलेगा तो भारत मजबूत होगा। मध्य प्रदेश में कृषक वर्ग भी बड़े पैमाने पर रहता है। कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े क्योंकि आप समझा नहीं पाए, लेकिन आपको लग रहा है कि इस चुनाव में किसानों को भी जवाब देना है सरकार को कि क्या किया गया है उनके लिए, या क्या विजन है उनके लिए? मध्य प्रदेश में तो किसानों के लिए जो हुआ है, कम राज्य ऐसे होंगे जहां पर ऐसी सफलताएं मिली होंगी। मतलब प्रधानमंत्री की सम्मान निधि है, अगर यहाँ से 6,000 है तो प्रदेश सरकार ने भी 6,000 दिए। जो कृषि का रकबा है, पहले कभी अगर मतलब 10 गुना बढ़ा है, मतलब जो कांग्रेस के समय या जितने राजे रजवाड़े से लेकर कांग्रेस तक का समय था उसको बुला दें तो उससे 10 गुना इन 18 वर्षों में हुआ है। तो चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो सिंचाई का पानी हो, चाहे कृषि के क्षेत्र का उन्नयन हो, इन तीनों चारों मामलों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। और उसका कारण है कि हम हरियाणा और पंजाब के मुकाबले खड़े हो गए उत्पादन में। तो ये सच्चाई है, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और इस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। और अंत में जाते जाते मेरा सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि प्रहलाद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़वाया जा रहा है। पार्टी अगर आपको ये जिम्मेदारी देती है तो उस पर आपका क्या कहना है? बार बार आपके पूछने के बाद भी मैं यही कहूंगा कि ये फैसले पार्टी के, और इस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और कम से कम मैं 2003 से जब उमा जी मुख्यमंत्री थी तब से चीजें सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं इन अटकलबाजियों में ना तो प्रभावित होता हूँ ना उसमें हिस्सेदार बनता हूँ। और कोई आंकड़ा अगर आप देना चाहें, आप कह तो रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, कोई कितना आंकड़ा? मैं 2003 की पुनरावृत्ति देखता हूँ, बाकी जो लोग आंकड़े बता रहे हैं उनका जो और जमीनी अनुमान होगा, लेकिन मैं 2003 की पुनरावृत्ति देखता हूँ। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी इस शो पर आने के लिए और सभी सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत धन्यवाद।